हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोकस फॉर फाइनल, जहाँ पढ़ाई होती है सिंपल, स्मार्ट और सिलेबस बेस्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीबीए सेमेस्टर 3 पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर 4 का एक इम्पॉर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप चाहते हो कि एग्जाम में 5 आउट ऑफ 5 लाना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द इसेंशियल फीचर ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। Ancient Indian political thought is deeply rooted in dharma, morality and ethics. It sees politics as a means to ensure social order and justice, not just power and control. Thinkers like Manu and Kautilya emphasized righteous kingship, where the king is the upholder of dharma and protector of his subjects. So, इसका मतलब है कि भारत का पुराना पॉलिटिक्स सिस्टम किसी पावर या पॉलिटिक्स पे बेस्ड नहीं था, मोरालिटी और राइट कंटेक्ट पर बेस्ड था, ठीक है। हर रूलर को धर्म के अकॉर्डिंग चलना होता था और पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ रूल करना नहीं था, बल्कि सोसाइटी को सुधारना, न्याय देना और ऑर्डर बनाए रखना था, ठीक है। Religion and politics were interconnected. Spirituality guided and administration. The aim of governance was lok sangra, welfare of people and stability. Law was not man-made but divinely ordained. So, जैसे मनुस्मृति में और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, दोनों ने कहा कि राजा का काम सिर्फ रूल करना नहीं बल्कि सत्य और न्याय का पालन करना है, ठीक है। तो एक किंग का रोल था धर्म का रक्षक बनना और अपनी प्रजा की रक्षा करना, उसकी नीड्स का ध्यान रखना, ठीक है। इसमें समय, राजनीति और धर्म अलग नहीं थे, दोनों एक दूसरे को गाइड करते थे। स्पिरिचुअलिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, गवर्नेंस भी, ठीक है। एंड स्टेट का गोल था कि पीपल का भला करना और सोसाइटी में स्टेबिलिटी मेंटेन करना। और लॉ या नियम इंसान ने नहीं बनाए थे, ठीक है, ये डिवाइन या धर्म के अकॉर्डिंग माने जाते थे। सो कंक्लूजन है, दस एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट वाज स्पिरिचुअल, ड्यूटी बाउंड एंड एथिकली ग्राउंडेड, मेकिंग इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम वेस्टर्न पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। तो हम कह सकते हैं कि एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट पावर या पॉलिटिक्स से ज़्यादा एक एथिकल और धार्मिक फ्रेमवर्क था, जिसमें राजा का रोल सिर्फ शासन का नहीं बल्कि सेवक और रक्षक का था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट आर द पॉलिटिकल आइडियाज फाउंड इन द वेदास। सो द वेदास, स्पेशली द ऋग्वेदा, provide insights into early Indian political organization. The society followed tribal democracy with assemblies like Sabha and Samiti playing advisory roles. The Rajan was selected based on merit and had to rule according to Rita. Kingship was not absolute. The king was unanswerable. The king was answerable to dharma and the public. The Vedic system supported collective decision making and the king's role was both religious and administrative. तो कौटिल्य जो था वो, इसका मतलब है कि कौटिल्य ने राजनीति को आइडियल या यूटोपियन नज़रिए से नहीं देखा, वो रियल लाइफ प्रॉब्लम को समझते थे और उनका सॉल्यूशन प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी से देते थे, ठीक है। उनका मानना था कि पावर सबसे ज़रूरी चीज़ है पॉलिटिक्स में, और कौटिल्य ने एक सेंट्रलाइज्ड पावर सिस्टम सपोर्ट किया जहां राजा का कंट्रोल सब पे हो। उनके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड, लॉ अबाइडिंग और फियर बेस्ड सिस्टम ही इफेक्टिव रूल का बेस था, ठीक है। एक वीक किंग उनके लिए हिसाब से देश के लिए थ्रेट होता। तो राजा को मल्टी स्किल्ड होना चाहिए, जिसमें लीडरशिप, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की नॉलेज हो। वो गुरुओं और मंत्रियों से एडवाइस ले पर डिसीजन खुद ले। उन्होंने बोला, द किंग इज द रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो कंक्लूजन इसका, वैदिक पॉलिटिक्स थॉट वाज स्ट्रक्चर्ड, पार्टिसिपेटिव एंड धर्म ओरिएंटेड, रिफ्लेक्टिंग एंड बैलेंस्ड अप्रोच बिटवीन अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी।
तो कौटिल्य की पॉलिटिकल फिलॉसफी पावर, स्ट्रेटजी, इंटेलिजेंस और पब्लिक वेलफेयर का यूनिक मिक्स था, ठीक है। उनका अर्थशास्त्र आज भी पॉलिसी मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में रिलेवेंट करता है। वो कहते हैं अ किंग हु इज एक्टिव विल कन्क्वेयर द वर्ल्ड। ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक्सप्लेन कौटिल्य सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट। सो Kautilya Saptang theory explained in Arthashastra defines the state as a combination of 7 essential elements. Okay, तो सबसे पहले है स्वामी जिन्होंने कौटिल्य के अकॉर्डिंग राज्य का सबसे पहला और प्रमुख अंग होता है स्वामी यानी राजा। राजा को गुणों से युक्त, निष्पक्ष और समझदार और प्रजा हित में निर्णय लेने वाला होना चाहिए। उसका व्यवहार ऐसा हो जो प्रजा के विश्वास को जीत सके, ठीक है। अगर राजा निर्दोष हो या फिर न्यायप्रिय होगा तो राज्य अपने आप मजबूत बनेगा। कौटिल्य कहते हैं अ किंग हु इज डिसिप्लिन्ड एंड जस्ट इंश्योर्स अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। ओके, अब बात में है अमात्य में, जिसे मिनिस्टर कहते हैं। तो दूसरा तत्व है अमात्य यानी मंत्री या सलाहकार बोल सकते हैं, ठीक है। ये लोग जो थे राजा को एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल मामले में गाइड करते हैं। इन्हें प्रतिभाशाली, ईमानदार और अनुभव से युक्त होना चाहिए। और अमात्य का रोल है कि नीति बनाना और कर व्यवस्था संभालना और डेली राज्य कर चलाना, ठीक है। मतलब वहाँ पे रोल करना और उसका नीति बनाना, मीन्स जो स्कीम्स होता है वगैरह, नीति, ठीक है। और व्यवस्था संभालना, कर व्यवस्था मीन्स टैक्स जो वसूला जाता था वो सब के लिए वो अमात्य का काम होता था, ठीक है। अगर मंत्री योग्य होंगे तो राजा का काम आसान हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जनपद बोलते हैं इसको, टेरिटरी एंड पीपल। सो जनपद का अर्थ होता है जमींदार और लोग, ठीक है। राज्य तभी समृद्ध होता है जब उसके पास समर्थ लोग, उपजाऊ भूमि और व्यवस्थित बाजार हो। प्रजा राज्य की रियल शक्ति होती है। अगर प्रजा खुश है तो राज्य खुशहाल है, ठीक है। कौटिल्य कहते हैं इट इज नॉट द लैंड बट द पीपल हु मेक द स्टेट प्रॉस्पेरस। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं आप लोग को बता रही हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तो आप लोग मेरी बातों को सुनो और अच्छे से एग्जाम में लिखना, ठीक है। अब आते हैं 4th नंबर पे, दुर्गा द फोर्ट। तो दुर्गा से मतलब था कि रक्षा के लिए सुदृढ़ किला या सुरक्षा व्यवस्था, ठीक है। फोर्ट राज्य के स्ट्रेटेजिक डिफेंस सिस्टम का हिस्सा होता है। कौटिल्य के अनुसार हर राज्य के पास एक ऐसा फोर्ट होना चाहिए जो शत्रुओं से रक्षा कर सके, ठीक है। जो शत्रु होते हैं उनसे रक्षा कर सके। तो ये फोर्ट जो है वो राज्य को अटैक के वक्त प्रोटेक्शन और रक्षा देते हैं। 5th है कोषा द ट्रेजरी, ठीक है। कोषा यानी राज्य का धन या खजाना। ट्रेजरी राज्य की फाइनेंशियल बैकबोन है इसमें राजा टैक्स और ट्रेड और माइनिंग जैसे सोर्सेस से धान इकट्ठा करते हैं, ठीक है। यानी धन युद्ध, सड़क, हॉस्पिटल और जन कल्याण के लिए लगता है। तो कौटिल्य बोलते हैं अ फुल ट्रेजरी इंश्योर्स फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल डिपेंडेंस। ओके, 6th है दांडा। दांडा का अर्थ होता है सेना या दंड देने की क्षमता। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। लॉ और ऑर्डर बनाए रखना, दुश्मनों को हराना और राज्य में शांति बनाए रखना दंड का काम है। कौटिल्य ने डंडा को राज्य का शक्तिशाली हथियार कहा है। अब आते हैं 7 नंबर पे, मित्र। तो राज्य का विश्वसनीय दोस्त या सहयोगी। राजनीति में मित्र का रोल होता है युद्ध के समय सहयोग, डिप्लोमेसी में मदद और डिफेंस पार्टनरशिप, ठीक है। कौटिल्य कहते हैं एक अच्छा मित्र विकट समय में सबसे बड़ा सहारा होता है। इसलिए राजा को ऐसे राज्यों से संबंध बनाना चाहिए जो लॉयल और पावरफुल हो, ठीक है। Each element is interdependent and must function efficiently for the success of the state. Kautilya considered the king as the brain and the rest as the body, needing harmony and coordination. तो मुझे लग रहा है ना कि यहाँ पे ये 6 जो है ये मिस हो गया, ठीक है। तो इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। तो मैंने वैसे आपको एक्सप्लेन कर चुका है, तो आई थिंक सो आप लोग लिख लोगे, ठीक है।
अब आते हैं कंक्लूजन पे। कौटिल्य सप्तांग थ्योरी प्रोवाइड्स अ प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक फ्रेमवर्क फॉर स्टेटक्राफ्ट एंड रिमेन्स रिलेवेंट इन अंडरस्टैंडिंग गवर्नेंस इवन टुडे। ओके, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जो राज्य के इम्पोर्टेंट पहलू को कवर करता है। ठीक है, अगर इन 7 एलिमेंट्स का बैलेंस बना रहे तो राज्य शक्तिशाली, स्थिर और समृद्ध बन सकता है। ये सिद्धांत आज भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस में रिलेवेंट माना जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ धम्म एंड इन अशोकाज रूल? सो आफ्टर द कलिंगा वॉर के बाद अशोका अडॉप्टेड धम्म बोलते हैं उसको। ठीक है, तो कलिंग वॉर के बाद अशोक ने अडॉप्ट किया था धम्म को एज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ हिज गवर्नेंस। इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म, ही प्रोमोटेड नॉन वायलेंस, रिलीजियस टॉलरेंस एंड सोशल वेलफेयर। His inscriptions show policies like setting up hospitals, banning animal sacrifices and appointing Dhamma Mahamatas to spread moral teachings. Dhamma was not a religion but a code of ethics meant to bring harmony among people. तो अब आते कंक्लूजन पे। अशोका's धम्म turned political power into compassionate leadership, making his reign one of the earliest examples of moral and public centric governance in Indian history. Okay? तो दोस्तों ये थे आपके 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगर आपको और भी सब्जेक्ट के लिए वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता दो। ठीक है, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी।